गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार शर्मा। आज हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। और इस चैप्टर की जो हम लोग शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो इसमें पहली चीज़ आती है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो लाइफ स्पैन क्या है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का टाइम, ये लाइफ स्पैन कहलाता है। लाइफ स्पैन किसी भी तरीके से कोरिलेट नहीं होता साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म से। पॉइंट नोट कीजिएगा, लाइफ स्पैन आर नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी तरीके से साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म से कोरिलेट नहीं करता। अब इसमें हम आपको दो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंगो और पीपल ट्री, दोनों का साइज करीबन सेम है, लेकिन मैंगो ट्री की जो लाइफ स्पैन है वो 100 से 200 साल है, जबकि पीपल ट्री की जो लाइफ स्पैन है 2000 से 3000 साल है। क्रो और ईगल ये भी करीबन सेम साइज के होते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। क्रो का 15 साल होता है तो ईगल का 90 साल होता है। प्लांट जनरली जो है वो उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है एनिमल की तुलना। यानी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स का जो लाइफ स्पैन है ये थोड़ा ज़्यादा होगा। जो कुछ प्लांट होते हैं पेरेनियल होते हैं, यानी कई सालों तक जीते हैं। तो अगर इसको मैं क्लियर करूं तो एनुअल प्लांट वो होते हैं जो 1 साल जीते हैं, बाइनियल प्लांट वो होते हैं जो 2 साल जीते हैं, और पेरेनियल जो होते हैं वो होते हैं जो कई साल जीते हैं। और इसमें जो एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है सिकोया का, जो कम से कम 3000 साल जीता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूँ यहाँ पर आपको, जैसे मे फ्लाई 1 दिन का टाइम है इसका, सिकाडा 1 दिन का टाइम है, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, फ्रूट फ्लाई 30 दिन, रैट 4 साल, रैबिट 13 साल, क्रो 5 साल, टॉर्टाइस 100 से 250 साल, पैरट 140 साल और मेन करीबन 100 ईयर, ईगल 90 ईयर, एलिफेंट 60 to 90 ईयर। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे राइस प्लांट है। राइस प्लांट 3 से 4 महीने, बेनियन ट्री 200 साल, सिकोया 3000 से 4000 साल, पीपल 2000 से 3000 साल। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो कुछ स्टेजेस हैं लाइफ स्पैन की जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे पहला टर्म है ज्यूवेनिलिटी। ज्यूवेनिलिटी वर्ड का मतलब है कि इसमें बर्थ से वो टाइम जब आप रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को प्राप्त कर लेते हैं, यानी बर्थ से लेकर रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो टाइम जो है प्राप्त करना, वो टाइम जो है ज्यूवेनिलिटी कहलाता है। अगर इसकी डेफिनेशन पर थोड़ा ध्यान दें तो इट रिफर टू द स्टेज द बर्थ टिल एन ऑर्गेनिज्म अटेन द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। दूसरा मैच्योरिटी की बात करें तो ज्यूवेनिलिटी मैच्योरिटी को फॉलो करती है, यानी ज्यूवेनिलिटी के बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है मैच्योरिटी। और ये वो स्टेज है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म एबल टू रिप्रोड्यूस हो जाता है, यानी इस योग्य हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। एजिंग और सेनिसेंस की बात कर लें तो मैच्योरिटी के बाद एजिंग आती है। और एजिंग क्या है? ग्रेजुअल डिटोरिएशन है, यानी धीरे धीरे क्षय होना, धीरे धीरे खत्म होना ऑर्गन्स का। और ये जो है ये इरिवर्सिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि ये चेंज हो सके या फिर आप फिर से जो है वो जवान हो सकें, ये प्रोसेस नहीं है। डेथ का मतलब क्या है? एजिंग लास्ट में डेथ के लिए जाती है। ये जो डिटोरिएशन है ये इतना ज़्यादा वो हो जाता है कि फिर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लाइफ स्पैन मोर और लेस डेफिनेट होता है कि किस तरीके से ये चलता है। इसके बाद जिस चीज पर हम लोग आते हैं वो चीज आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो यंग वंस हैं वो जन्म लेते हैं एग्जिस्टिंग वंस से, मतलब जो पहले से हैं
उनसे यंग वंस जन्म लेते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू इट्स यंग वन, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपने यंग वंश को जन्म देता है सिमिलर टू इटसेल्फ, जो उसके करीबन उसकी क्वालिटी के होते हैं, उसके एक तरीके से कहा जाए तो उसकी रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मतलब यंग वंश को जन्म देता है, अपनी तरीके के यंग वंश को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है? रिप्रोडक्शन स्पीशीज के सर्वाइवल को मतलब कंटिन्यू करता है अर्थ पे। इस चीज़ को भी समझें थोड़ा सा, स्पीशीज का सर्वाइवल किस तरीके से। जैसे अभी मैं अपनी बात करूं तो मेरे बाबा एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन बाबा के बाबा वो तो एक्सपायरिंग हो जाते हैं। आप हैं, आपके बाबा होंगे, पिताजी हैं, बाबा हैं, और लेकिन बाबा के बाबा नहीं हैं। लेकिन क्या उनकी जो स्पीशीज है, जो होमो सेपियंस स्पीशीज है, ये इस धरती में टिकी हुई है ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कारण ये चीज़ जो है कंटिन्यू रहती है। दूसरी चीज़ बताएं, लाइफ स्पैन के दौरान ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और नए ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ है, ग्रोथ है, डेथ है, ये लगातार चलती रहती है। एज देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंटली, मैच्योरिटी होती है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो रिप्रोडक्शन को एक तरीके से प्रभावित करते हैं, उसमें हैबिटाट आता है, उसमें इंटरनल फिजियोलॉजी आती है, और उसमें इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उनका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर क्या है कि रिप्रोडक्शन कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल को एक तरीके से इंश्योर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यानी रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है जेनेटिक मटेरियल की कंटिन्यूटी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है यहाँ पर। एक रिप्रोडक्शन हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा रिप्रोडक्शन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, पहली चीज याद है, आपने 10th में भी पढ़ा है, सिंगल पेरेंट। याद रखिए, सिंगल पेरेंट्स और फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता। एक तो सिंगल पेरेंट्स होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता, और जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो आइडेंटिकल कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। आइडेंटिकल कॉपी, मैं यहाँ पे वर्ड जोड़ना चाहता हूँ, ये क्लोन्स होते हैं। दूसरा, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दो पेरेंट्स चाहिए यहाँ पर, और ये दोनों पेरेंट्स जो हैं, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट होता है यहाँ पर। तो ये प्रोसेस आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊं और इसमें थोड़ी सी और चीज जोड़ना चाहूं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें बडिंग होती है, फ्रेगमेंटेशन होता है, और बिल्कुल आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्रिएट होते हैं। जबकि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अलग टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है जिसमें कॉन्जुगेशन आता है, और कॉन्जुगेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार फिर से क्लियर कर दें, सिंगल पेरेंट्स होता है, गैमीट नहीं बनते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेल डिवीजन जो है वो माइटोटिक हो सकता है, एमाइटोटिक यानी डिवीजन अनइक्वल होगा। और दूसरा, इसके जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्लोन होते हैं एक दूसरे के, और जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत तेजी से होता है।
अब यहाँ पर हम बात करें कि पहला जो एक तरीके से क्लोन मैमल्स का क्रिएट किया था वो एक लैम्ब थी जिसका नाम था डॉली। ये आर्टिफिशियल जो प्रोड्यूस मैमेलियन क्लोन था जिसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो सिंगल सेल पेरेंट्स में हो सकता है, मोनेरियंस में, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट में जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, कुछ प्लांट्स में जैसे एल्गी, कुछ एनिमल्स में जैसे हाइड्रा, स्पंज, और कुछ मेंबर्स में होता है जैसे फंजाई है, ईस्ट है, पेनिसिलियम है। नंबर ऑफ हायर प्लांट्स, कई हायर प्लांट्स में भी ये होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फॉर्म में। इसके बाद मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें फिजन आएगा, इसमें बडिंग आएगा, इसमें स्पोरुलेशन आएगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन आएगा और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आएगा। फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट भी कहते हैं। अब सबसे पहला टर्म जो हम लोग क्लियर करेंगे वो क्लियर करेंगे फिजन, कि फिजन क्या है। फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा में टूटता है, दो या दो से ज्यादा में डिवाइड होता है। इसका मतलब जो फिजन है यानी उसको डिवाइड किया जा सकता है दो, उसमें एक बाइनरी एक मल्टीपल, एक बाइनरी एक मल्टीपल। अब पहले बाइनरी की बात कर लें तो बाइनरी का जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं आपका अमीबा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अमीबा जब मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर जो इसका न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होने लगता है और इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड न्यूक्लियस से लिया गया है यानी डिवीजन इन न्यूक्लियस। इसके बाद जब न्यूक्लियस डिवाइड होकर दोनों एंड्स पर पहुंच जाता है, इसके बाद जो इसका साइटोप्लाज्म है इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग साइटोकाइनेसिस। और ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है, इस प्रोसेस से, इस साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के बाद वो दो इंडिविजुअल में बट जाता है, दो चीज़ों में बट जाता है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पैरामीशियम में भी डिवीज़न होता है, पर जो पैरामीशियम में डिवीज़न होता है वो डिवीज़न ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स डिवीज़न। तो ये डिवीज़न जो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन में जो पैरामीशियम है सबसे पहले इसकी ओरल ग्रुप्स वगैरह गायब होती हैं और फिर जो पैरामीशियम है वो बिल्कुल दो में डिवाइड हो जाता है। पहले इसका मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड होगा और इस तरीके से फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद मल्टीपल फिजन की बात करें तो मल्टीपल फिजन जो है उसमें जो है एक पेरेंट बॉडी कई इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाती है, कई डॉटर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होती है। और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है आपका मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम। अब इस केस में क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो आरबीसी के अंदर होता है, फिर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है और जब इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो फिर वो जब तेजी से डिवाइड करते हैं उसके बाद वो जो आरबीसी है उसको बस्ट कर देते हैं और बहुत सारे पैरासाइट उससे रिलीज हो जाते हैं। अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिजन होता है लेकिन तब जब वो इंसिस्टेड फॉर्म में होता है, यानी उसके चारों ओर जो है सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन में ये चीज होती है और अमीबा मल्टीपल फिजन के द्वारा डिवाइड करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बडिंग की। बडिंग जैसा वर्ड क्लियर कर रहा है, इसमें एक बड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और ये जो बड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है ये आउटग्रोथ है, ये आउटग्रोथ निकलती है और इसमें एक आउटग्रोथ निकलती है और फिर वो आउटग्रोथ बढ़ती है और फिर वो आउटग्रोथ किसी भी कारण से अगर डिटैच हो जाती है तो वो नए इंडिविजुअल को जन्म देती है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे बडिंग इन ईस्ट। और ईस्ट में जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल डिवीजन होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अंडर द आइडियल कंडीशन जब फूड और ऑक्सीजन
जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ईस्ट मल्टीप्लाई करता है असेक्सुअली बडिंग के द्वारा, और ये डिवीजन अनइक्वल होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो इनलार्ज होता है और ये डिवाइड कर जाता है डॉटर न्यूक्लियस में, और वो जो बड ऊपर की तरफ बनी है उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है। इस तरीके से एक बड के ऊपर दूसरी बड, तीसरी बड, और एक इस तरीके से एप्लियंस आती है जिस तरीके से मोती के हार की आती है, बीड लाइक एप्लियंस आती है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करें बडिंग की, तो बडिंग हाइड्रा में होती है, ये एक्सोजीनस है, और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बड है मल्टीप्लिकेशन होता है बॉडी सेल्स में, और वो जो है बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस बड लाइक स्ट्रक्चर में फिर माउथ और टेंटिकल ओरिजिनेट हो जाते हैं, और जब ये डिटैच हो जाता है तो नया इंडिविजुअल बनकर तैयार हो जाता है। स्पंजेस में जो बडिंग होती है वो एंडोजीनस होती है, और इसमें क्या होता है जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें जेम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ये जो जेम्यूल्स बनते हैं ये जर्मिनेशन करके नए जो इंडिविजुअल हैं उनको जन्म देते हैं। इसके बाद की अगर हम बात करें तो स्पोर फॉर्मेशन, जिससे स्पोरुलेशन भी कहते हैं, और ये स्पोरुलेशन की जो प्रोसेस होती है, इस स्पोरुलेशन की प्रोसेस में स्पोर्स स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है साइटोप्लाज्म से, और ये कैपेबल होते हैं नए इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए। लेकिन कब? जब फेवरेबल कंडीशन आती है। स्पोर्स स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। लेकिन जब आपका फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सरवाइव कर सकें। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट जैसे स्पोरोजोन्स है, मोनोसिस्टिस है, प्लाज्मोडियम है, ये सब इसमें शो करते हैं। अब इसमें कुछ टाइप है, इसको बता दूं। जूस्पोर्स स्पेशल टाइप होता है मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स का, और ये जूस्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल है वो एल्ब्यूगो है और फाइटोफोरा है। इसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं। एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। कॉनिडिया की बात करते हैं यहाँ पर, तो कॉनिडिया जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, टिप पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है, और वहाँ पर जो हाइफल ब्रांच है ये वहाँ पर, जैसे ये बात करते हैं हम लोग फंजाई में ये चीज़ होती है, तो स्पेशल हाइफर ब्रांच पर ये बनते हैं, और जिन ब्रांच पर ये बनते हैं उन ब्रांच को हम लोग कॉनिडियो फोर्स कहते हैं। कॉनिडियो फोर्स के ऊपर ये बनते हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं पेनिसिलियम का। इसके बाद हम लोग फ्रेगमेंटेशन की बात कर लें, तो फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट कैपेबल है नए इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए। इट इज फाउंड इन इंडिविजुअल लाइक हाइड्रा प्लानेरिया, मैराइन बॉम, स्टारफिश वगैरह, इन सब में ये फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। और ये जो कैपेसिटी होती है नए इंडिविजुअल को जन्म देने की, नए इंडिविजुअल को एक तरीके से पैदा करने की, इसको रीजनरेशन भी कहते हैं, फ्रेगमेंट से नए इंडिविजुअल को जन्म देने की। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी फ्लावर के अलावा बॉडी प्लांट के किसी भी पार्ट से नए इंडिविजुअल को जन्म देना, नए इंडिविजुअल को जन्म देना, तो इसमें शुगर केन आप याद कर लें, तने से ब्रायोफाइलम आप बात कर लें, तो इसको हम अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में लेके चलेंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।